नमस्कार विद्यार्थियों। प्रसार शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज हम देखते हैं चार्ट के बारे में। चार्ट होता क्या है? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पोस्टर वह होता है जिसमें कि चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को समझाया जाता है। इसका बिल्कुल विपरीत चार्ट में होता है। चार्ट में आंकड़ों के माध्यम से, चार्ट में लिखित माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को समझाया जा सकता है। जब हम ये कह रहे हैं कि चार्ट में आंकड़ों के माध्यम से या लिखित माध्यम से समझाया जाता है, तो हम ये बात करते हैं उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनको कि अक्षर ज्ञान होता है, जो कि पढ़े लिखे होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर डेटा का उपयोग किया जाता है आंकड़ों को अच्छी तरीके से डिपिक्ट करने के लिए, अच्छी तरीके से किसी चीज़ को समझाने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन जब किसी दो चीज़ों का करते हैं तब भी हम इसका उपयोग में ले सकते हैं। कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है इसमें कि जब भी चार्ट बना रहे होते हैं तब किस तरह का चार्ट बनेगा, कौन सा डेटा है उसके लिए कौन सा चार्ट, किस प्रकार का चार्ट उपयुक्त रहेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं ये हम अभी देखेंगे। इसके अलावा जब भी आप चार्ट बनाएं तो ये ध्यान रखें कि उसके जो शब्द होते हैं वह क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल साफ लिखे हुए होने चाहिए, ताकि दूर से ही व्यक्ति आसानी से समझ सके। किस प्रकार का चार्ट बनाएंगे इसके बात में भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा चार्ट बनाना चाहिए ताकि जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, उसकी क्यूरियोसिटी जगे, उसको क्या चीज़ है उसके लिए उसको चार्ट से क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये जानने के लिए वह उत्सुक रहता है। नो डाउट इसके अंदर बोल्ड शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर जिस डेटा को आपको दिखाना है कि एकदम से नज़र आए, उसको हम थोड़े गहरे शब्दों में लिख लेते हैं, उसको हम कुछ बड़े शब्दों में लिख लेते हैं, या उसके लिए हम बाकी सबके लिए हम एक कलर यूज़ करते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए हम अलग कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा ज्ञान देना है, आपको लगता है कि हम इस पर्टिकुलर मेथड से हम चूँकि हमारे लिए सामने वाले जो हैं वो साक्षर हैं हमारे सामने श्रोतागण, तो हम किसी भी विषय वस्तु को चार्ट के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। चार्ट के हम कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है पिक्टोरियल चार्ट। पिक्टोरियल चार्ट जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, पिक्टोरियल चार्ट का तात्पर्य होता है कि हम पिक्चर के द्वारा किसी भी चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को बताते हैं, तब हम उसको बोलते हैं पिक्टोरियल चार्ट। हम एग्जांपल लेंगे। जैसे आपने देखा होगा नर्सरी के बच्चे नर्सरी में जब बच्चे होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट ए के आगे एप्पल दिखा देते हैं, तो ए सिंबॉलिक है और एप्पल अलग से दिखा रखा है, ए के आगे ही एप्पल लगा रखा है, तो वो क्या है, पिक्चर के माध्यम से बच्चा आइडेंटिफाई तो कर लेता है इस एज में आके। जब वो स्कूल में जाता है, एलकेजी एचकेजी सेक्शन में जाता है, तब बच्चा इजीली फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करता है। अल्फ़ाबेट को पढ़ाने के लिए उसको किसको दिखाया गया है? एप्पल को दिखाया गया। यानी कि पिक्चर के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को समझाना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं पिक्टोरियल चार्ट। नेक्स्ट हम बोलते हैं संगठनात्मक व्यवस्थापन चार्ट। किसी भी संस्था, ठीक है, कोई भी संस्था हो सके, चाहे आप कॉलेज की व्यवस्था की संस्था देख लीजिए, चाहे स्कूल की व्यवस्था की संस्था देख लीजिए, राज्यसभा की देख लीजिए, विधानसभा की देख लीजिए, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, XYZ किसी भी चीज़ की संगठन के बारे में किस तरह की व्यवस्था होती है, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो संगठनात्मक व्यवस्थापन चार्ट बहुत अच्छा रहता है। हम एग्जाम्पल लेंगे कॉलेज का। कॉलेज में सबसे ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल। तो हमने एक ब्लॉक बनाया प्रिंसिपल का, फिर प्रिंसिपल के नीचे कितने होते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रभारी हैं, ठीक है। फिर प्रभारी आ गए, प्रभारी के फिर जितने भी सह आचार्य हैं, सह आचार्य, सहायक आचार्य, फिर लैब असिस्टेंट, फिर पियोन। तो ये क्या है, एक तरीके से संगठनात्मक व्यवस्थापन चार्ट के रूप के बारे में दर्शाया गया है कि सबसे ऊंचा पद से लेके सबसे नीचे पद तक के व्यक्ति को के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होती है, कौन किस तरीके का कार्य करता है, इसके बारे में पूर्ण तरह जानकारी देना, यह संगठनात्मक व्यवस्थापन चार्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट जनरली हम बात करते हैं
साइंस के विषय के बारे में बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि साइंस के विषय के बारे में बताया जाता है, किसी भी विषय के बारे में बताया जा सकता है, परंतु जो साइंस के विषय हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किए हुए दिखाई देंगे फ्लो चार्ट में। फॉर एन एग्जाम्पल हम हमारे न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। पहले तो न्यूट्रिशन में विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमने लिख लिए। न्यूट्रिएंट्स के बाद इसमें किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशकर हो गया, एनर्जी की कमी से मरासमस हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। तो इस तरीके से जो चार्ट बनता है उस चार्ट को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री चार्ट की। ट्री चार्ट, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमारी फैमिली का जो हम ट्री बनाते हैं, आपके पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपके दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पेरेंट्स, फिर आपके चाचा या ताऊ, उनका ट्री हमने ब्रांच बनाई, फिर उनके बच्चे उसकी ब्रांच बनाई। यानी कि बेसिक से स्टार्ट करके आप पूरा उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या क्या हैं, उसके बारे में अगर जानकारी देते हैं तो हम उसे ट्री चार्ट बोलते हैं। ट्री चार्ट का हम एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं, होम साइंस एक तना के रूप में हमने दर्शा दिया। होम साइंस की कितनी कितनी ब्रांचेस होती हैं? होम साइंस की 5 ब्रांचेस होती है। 5 ब्रांचेस फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट। 5 का हमने ब्रांचेस बना ली। उसकी 5 ब्रांचेस में से कौन कौन किस किस की एप्लीकेशन क्या क्या है, हर ब्रांच की एप्लीकेशन क्या है, उसको अलग से हमने ब्रांचेस के बारे में बता दिया। यानी कि एक ट्री के रूप में अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में दर्शाना चाहते हैं तो वह कहलाता है ट्री चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं असमंजस चार्ट की। नाम से ही इंडिकेट है असमंजस, यानी कुछ अलग हटके है उसके अंदर, उसमें कुछ असमंजस है। असमंजस में ये चार्ट में ये होता सिंपल चार्ट है, परंतु उसमें जो सभी चीज़ें ओपन नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ढक दी जाती है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ट्री चार्ट का। ट्री चार्ट में हमने एग्जाम्पल लिया था होम साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस। इसी तरीके से आपने असमंजस चार्ट में लिया होम साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस। अब हम जो 5 ब्रांचेस हैं उसको हम ढक देंगे कागज के द्वारा, ठीक है। कागज के द्वारा ढक सकते हैं या आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, स्ट्रिप के द्वारा ढक सकते हैं। फिर जब प्रसार कार्यकर्ता उसको बोलना जाता है, उसको शिक्षा देने जाता है, तब वह शिक्षा देते वक्त एक एक जो स्ट्रिप होती है, एक एक जो ब्रांच होती है, उसको हटाता है। तो लोगों में ये क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, इस कागज़ के पीछे क्या है। थोड़ा सा बनाना इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको हर बार अपना जो मटेरियल है उसको छुपाना है और हर अलग तरीके से उसको बताना भी होता है, इसलिए बनाने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। परंतु इससे किसी भी कार्य की, किसी भी चार्ट में क्यूरियोसिटी बहुत जागृत हो जाती है, लोगों को उत्सुकता जागृत हो जाती है कि ये किस तरह का आगे क्या होने वाला है ना। तो इस तरह के चार्ट को बोलते हैं हम असमंजस चार्ट। डाटा चार्ट, जैसे कि नाम से ही इंडिकेटेड, डाटा चार्ट वह चार्ट होता है जिसमें कि किसी भी डेटा के बारे में जानकारी दी जाती है। बार चार्ट में एक्स और वाई आपने पढ़ोगे मैथ्स में, एक एक्स तरह से एक्स होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या होता है वाई सीरीज होती है। इसके ऊपर आप दो पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर बार चार्ट में 2 पैरामीटर लेते हैं, एक तो टाइम है, एक शायद स्पीड ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस टाइम में इतनी स्पीड से गाड़ी चली, नेक्स्ट टाइम में इतनी स्पीड से गाड़ी चली। या हम ये ले सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में, अगर हम ले 1951 में इतनी पॉपुलेशन थी, 61 में इतनी पॉपुलेशन आई, 71 में इतनी हुई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 61 की जो होगी वर्टिकली लगा दिया और जो आपकी जो पॉपुलेशन आ रही है करोड्स में वो आपने एक डायरेक्शन में लिख दी। उसके बाद आपने बार की तरीके से उसको दर्शा दिया जाता है, तब हम इसे बोलते हैं बार चार्ट। नेक्स्ट हम बोलते हैं पाई चार्ट। बार चार्ट जो होता है वह कौन सी शेप का होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जबकि जो पाई चार्ट जो होता है वह सर्कुलर शेप का होता है। जनरली पाई चार्ट के अंदर किसी भी चीज़ के जो परसेंटेज होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। इसका एग्जांपल हम लेंगे कि
जुलाई महीने के मानसून का सत्र के बारे में बात करते हैं कि जून के माह में इतने प्रतिशत बारिश हुई, जुलाई में इतने प्रतिशत बारिश हुई, अगस्त में इतने प्रतिशत बारिश हुई एंड सो ऑन। ठीक है, तब हम कितने प्रतिशत बारिश और टोटल इस सीजन में कितने प्रतिशत बारिश हुई। टोटल इस सीजन में 100% बारिश हुई, 100 में से 25% जून में, जुलाई में 2%, अगस्त में फिर 50%, इस तरीके से जो भी परसेंटेज है उस तरीके से बारिश हुई। तो आप सर्कल बना लेंगे, सर्कल में आप जितने प्रतिशत बारिश हुई होती है उसको सर्कल को उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे और फिर आप चार्ट के रूप में बताएंगे, तो उसे बोलते हैं हम पाई चार्ट। फिर है लाइन चार्ट। बार चार्ट में हमने रेक्टेंगुलर बताया था, पाई चार्ट में हमने सर्कुलर बताया और लाइन चार्ट में हम किसी भी चीज़ को लाइन के द्वारा डिपिक्ट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देंगे, कोरोना के जो मरीज हैं जो अप्रैल महीने में इतने थे, लाइन के द्वारा, सिर्फ एक सिंगल लाइन के द्वारा हम बता रहे हैं। फिर जून के महीने में इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, जुलाई में फिर इंक्रीज हुए, अगस्त में और इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरीके से जो भी हम दर्शाना चाहते हैं, अगर हम वह किसी के भी लाइन के द्वारा अगर दर्शाया जाता है तो इस प्रकार के चार्ट को बोलते हैं लाइन चार्ट। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास विभिन्न वैरायटी ऑफ चार्ट्स हैं। हर चार्ट को आप अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हर डेटा को अगर आपको बताना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं। हर डेटा को अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है डेटा को। एक ही चार्ट के ऊपर दो अलग अलग डेटा को कंपैरिजन, अलग अलग लाइन दिखा के, अलग अलग कलर दिखा के उसका कंपैरिजन भी किया जाता है। चार्ट एक ऐसा मेथड है जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ साक्षर व्यक्तियों को दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं चार्ट बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। चार्ट बनाने से सांख्यिक आंकड़ों का आसानी से समझाया जा सकता है। जितने भी सांख्यिक आंकड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप उनको बोलेंगे, यदि आप उनको लिख के दिखाएंगे तो उसको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, परंतु यदि चार्ट के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाया जाता है तो वो आसानी से दर्शा भी सकते हैं और उसे आसानी से समझ भी सकते हैं, है ना। यदि आपको कहते हैं कि इसमें इतना हुआ है तो आपको याद रखने में मुश्किल होती है किसी भी डेटा को, है ना। परंतु यदि आपको कहा दिया जाए, हम उसको ग्राफ के रूप में बना दिया जाए, हम उसको चार्ट के रूप में बना दें, तो पढ़ने में, क्योंकि वो पढ़ने में सहूलियत होती है, देखने में सहूलियत होती है, तो उसको याद करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट है, इसमें तुलनात्मक विवरण किया जा सकता है। बहुत आसानी से तुलनात्मक विवरण किया जा सकता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जुलाई माह में इतनी बारिश हुई, अगस्त माह में, तो ये हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। या जनसंख्या 1971 में इतनी थी, 81 में इतनी है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, जनसंख्या 1971 में पुरुष की इतनी थी, महिलाओं की इतनी थी, 81 में इतनी थी, महिलाओं की इतनी थी। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या के बारे में भी कंपेयर कर सकते हैं। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, यानी कि आप किसी भी चीज़ का यदि तुलनात्मक आंकड़ों के रूप में अगर तुलनात्मक विवरण करना है, तुलनात्मक रूप से आपको बताना है, तो चार्ट एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। इससे सही दिशा में ज्ञान हो जाता है। सही दिशा में तो आप किसी भी मेथड से अगर आप ज्ञान देना चाहेंगे तो हो सकता है, परंतु इससे सांख्यिकी आंकड़ों के सही दिशा में ज्ञान दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से इससे ज्ञान दिया जा सकता है। समस्या के विश्लेषण में मददगार। समस्या के विश्लेषण में इसलिए मददगार ज़्यादा होती है क्योंकि हमें तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन कर पा रहे हैं, है ना। किसी भी डेटा का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पा रहे हैं। चूंकि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए हमें कोई भी समस्या होती है, हमें तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये समस्या यहाँ पे हो रही। जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोरोना की जो महामारी है वह जुलाई माह में इतनी थी, अगस्त माह में ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ रहा है कि जो बीमारी है वह अगस्त माह में अपने पीक पर है, ज़्यादा है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, समस्या हमने फाइंड आउट कर ली। जून में कम थी, अप्रैल में कम थी, मई में कम थी, जून में कुछ बढ़ी, जुलाई में कुछ और बढ़ी, अगस्त में कुछ, इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हमने समस्या का कैसे फाइंड आउट करा, हमने उसका डेटा निकाला। डेटा निकालने के बाद हमने उसका तुलनात्मक विश्लेषण किया। तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात हमें ये फाइंड आउट हो गया कि इसका पीछे कोविड-19 जो बीमारी है वो बढ़ रही है।
अब बढ़ क्यों रही है इसका भी हम तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। अप्रैल महीने में लॉकडाउन था, मई महीने में लॉकडाउन था, फिर अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, अनलॉक की प्रक्रिया 1, 2, 3 स्टार्ट होती गई। जैसे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होती गई तो आम आदमी थोड़ा सा लापरवाह हो गया और इस कारण से समस्या बढ़ती जा रही है। इससे प्रसार शीघ्र होता है। एक आप सिंपल डेटा देखिए किसी भी चीज़ का, है ना, लिखित रूप में आप एक पेज पे लिखें और डेटा देखें तो वो शायद इतनी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकता, उसका प्रसार करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। वहीं यदि चार्ट के रूप में डेटा बना दिया जाए और चार्ट के रूप में डेटा बना के और उसको प्रसारित किया जाए तो नो डाउट जो डेटा हमने चार्ट के रूप में बनाया है और उसको प्रसारित किया है उसका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको ले जाना बहुत आसान होता है क्योंकि हम इसे जनरली चार्ट पेपर बनाते हैं। चार्ट पेपर जो होता है वो आसानी से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होने के पश्चात हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है। साथ में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने बात की थी पॉपुलेशन की, है ना, वो एक बार जो हो गई डेट इज़ फिक्स, तो आपने एक बार बना लिया तो आप उसको बार बार उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अब हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है। हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट देख लिए, अब कुछ एक नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। डेट इज़ इसको बनाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि डेटा है, डेटा हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो सकता है, तो इसको बनाने में परफेक्शन चाहिए होता है। इसको बनाने में कुछ समय तक में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, हल्की सी असावधानी से स्थिति बदल सकती है। हल्की सी असावधानी, कई बार क्या होता है चार्ट बनाते समय ध्यान भंग होने के कारण से, स्पेशली हम बात करते हैं लाइन चार्ट की, लाइन थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, वो थोड़ी सी नीचे आ गई, हल्की सी असावधानी हुई, है ना, हल्की सी असावधानी हुई और जो लाइन ऊपर जानी चाहिए थी वो हल्की सी नीचे आ गई, यानी कि डेटा जो है वह क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। हल्की सी ऊपर की जगह हल्की सी नीचे आ गई और डेटा में पूर्णतः परिवर्तन हो गया और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे बनाने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। एक बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इससे सबसे बड़ी हानि ये है कि जो साक्षर व्यक्ति हैं केवल और केवल उन्हीं के लिए चार्ट बना सकते हैं। जो साक्षर नहीं है उन्हें इसके बारे में किसी भी तरीके से जानकारी नहीं दी सकती क्योंकि वह इस चीज़ को समझने के लिए असमर्थ होते हैं। तो बच्चों जो चार्ट है नो डाउट वह अगर डाटा डिपिक्ट करना है आपको किसी भी चीज़ का, तो डाटा डिपिक्ट करना है या किसी के संगठनात्मक रूप से किस तरीके से इसकी कार्यशैली है संगठन की, उसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से डाटा चार्ट के द्वारा दे सकते हैं।